दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी एमपीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। संपूर्ण स्टडी गाइड है। इसमें सारा का सारा जो सिलेबस है वो कवर किया गया है, चाहे बाल विकास में शिक्षा शास्त्र हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो, हिंदी भाषा हो, गणित हो या पारावरणीय अध्ययन हो। इसमें 3000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं जो सीधे पेपर में भी आ सकते हैं। संभावित प्रश्न है और इन प्रश्नों का स्तर वही है जिस प्रकार के प्रश्न एमपीटीटी में पूछे जाते हैं। इसमें आपको 4 साल पेपर भी मिल जाएंगे और इनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी आपको इसमें मिल जाएगी। एमपीटीईटी की चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक सभी कॉपी किताबों की दुकानों में आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग वहां से इसे मंगवा भी सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की एमपीटीईटी की और भी पुस्तकें आती हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, जैसे इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं: गणित, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, पर्यावरण अध्ययन और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो आप अलग अलग पुस्तकें भी मंगवा सकते हैं। इनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो सूचना है वो टीजीटी पीजीटी को लेकर के है और आज कई सूचनाएं हैं। लिखा, जनवरी में टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्य डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय ने कहा कि माध्यमिक स्कूलों में टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की भर्ती परीक्षा जनवरी तक कराने की तैयारी है। परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता नहीं होने पर इन परीक्षाओं को बोर्ड परीक्षा के बाद कराया जाएगा। ये दोनों सूचनाएं मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो परीक्षाएं हैं वो दिसंबर में नहीं हो पाएंगी। कोशिश की जा रही है कि जनवरी में हो जाए, लेकिन जनवरी में परीक्षा केंद्र मिल नहीं पाएंगे। और चूंकि दिसंबर में आपने देखा ही होगा कि 2-3 एग्जाम लगे हुए हैं लोक सेवा आयोग के और सीटेट के, और जनवरी में कुंभ मेला वगैरह है और कुछ बोर्ड परीक्षा, उसके बाद में बोर्ड परीक्षा शुरू हो जाएंगी। तो कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से ये चर्चाएं हैं, ये संभावना जताई जा रही है कि ये आपकी जो परीक्षा है वो अप्रैल मार्च या अप्रैल तक हो पाएंगी। और शिक्षा सेवा चयन आयोग तो चाह रहा था पहले कि नवंबर दिसंबर में ही परीक्षाएं हो जाए, लेकिन वो परीक्षा नहीं हो पाई। लिखा है नीचे कि ये देखिए, प्रधानाचार्य परिषद की शनिवार को MIET इंस्टीट्यूट में हुई मंडलीय शैक्षिक उन्नयन विचार संगोष्ठी पहुंचे डॉक्टर हरेंद्र ने बातचीत में कहा कि प्रदेश में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी तैयारी कर रहा है। आयोग के अध्यक्ष ने भी कार्यभार ग्रहण कर लिया है। तो 2025 ही आप सभी लोगों के लिए शुभ होगा, चाहे वो LT के विद्यार्थी हों, चाहे वो TGT PGT के विद्यार्थी हों, चाहे वो UPSSC के विद्यार्थी हों। एक और सूचना है TGT PGT की। लिखा है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को जुटाने होंगे अतिरिक्त संसाधन। यही सब चीजें हैं जिसकी वजह से देरी हुई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में परीक्षा नियंत्रक की ज्वाइनिंग के बाद आयोग को अब लंबित भर्ती परीक्षाओं पर निर्णय लेना है। अभ्यर्थियों की संख्या के लिहाज से प्रदेश में पुलिस भर्ती के बाद सहायक अध्यापक यानी कि TGT प्रवक्ता दूसरी सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा होगी, जिसके लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग को अतिरिक्त संसाधन जुटाने होंगे। बीते दिनों पुलिस भर्ती और ARO परीक्षा में पेपर लीक के बाद शासन ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए केंद्र निर्धारण के नियम काफी सख्त कर दिए हैं। निजी स्कूल कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाए जाने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों पर एक पाली में परीक्षा न कराने, हर परीक्षा केंद्र में CCTV कैमरों की उपलब्धता, कंट्रोल रूम की स्थापना अनिवार्य कर दी गई है। TGT PGT के 4163 पदों पर भर्ती के लिए 13,19,000 भर्तियों ने आवेदन किए हैं और ऐसे में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा से लेकर के केंद्र निर्धारण और परीक्षा संबंधी अन्य कार्यों के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग को अतिरिक्त इंतजाम करने होंगे। आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष से लेकर के सदस्यों, सचिव और परीक्षा नियंत्रक सभी के लिए TGT PGT जैसी बड़ी भर्ती परीक्षा कराने का अनुभव नया होगा और उनके सामने ढेरों चुनौतियां भी होंगी। आयोग के सूत्रों का कहना है कि परीक्षा तिथि घोषित करने से पहले सभी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है और यही वजह है कि लंबी परीक्षाओं की तिथि पर निर्णय में देरी हो रही है। अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लिखा, पेपर लीक प्रकरण ने बिगाड़ा UPSC का पूरा कैलेंडर। ARO ARO और PCS जैसी प्रमुख परीक्षाओं पर भी असमंजस। कोई ऑफिशियल नोटिस चूंकि जारी नहीं हुई है और विद्यार्थी काफी कंफ्यूजन में हैं। और नीचे लिखा है कि समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पेपर लीक की घटना ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का वर्ष 2024 का परीक्षा कैलेंडर बिगाड़ दिया है। आयोग के कैलेंडर में PCS और ARO ARO जैसी प्रमुख परीक्षाओं के शामिल होने के बावजूद यह असमंजस बना हुआ है कि ये परीक्षा समय से हो पाएंगी कि नहीं। इस वर्ष 11 फरवरी को हुई ARO ARO प्रारंभिक परीक्षा 2023 से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। परीक्षाएं कैलेंडर के अनुरूप निर्धारित समय पर आयोजित की जा रही थी, लेकिन ARO ARO प्रारंभिक परीक्षा की
2 पालियों में पेपर लीक होने के बाद यह परीक्षा निरस्त कर दी गई और कुछ दिन बाद कैलेंडर में शामिल आगामी 5 परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया, जिनमें प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 भी शामिल थी। ये परीक्षा आयोग के कैलेंडर में अब 27 अक्टूबर 2024 को प्रस्तावित है, लेकिन परीक्षा तिथि और परीक्षा के प्रारूप को लेकर के असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। पर्याप्त संख्या में केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण अब तक तय नहीं हो सका है कि यह परीक्षा 1 दिन में होगी या 2 दिन में पूरी कराई जाएगी। आशंका तो परीक्षा टलने की भी जताई जा रही है, बात पीसीएस की ही हो रही है। यहाँ पर ये देख लीजिए, अभ्यर्थी भी ऊहापोह की स्थिति में है और उनकी परीक्षा से संबंधित तैयारी प्रभावित हो रही है। परीक्षा के आयोजन को 1 माह से कम वक्त बचा है और आयोग ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है, तो ये गलत बात है। आयोग को अब स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए अगर कोई डिसीजन अंदर ले लिया है तो। नीचे लिखा है कि इस बीच आयोग ने प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के मद्देनजर आरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा योजना में संशोधन कर दिया। ये परीक्षा आयोग कैलेंडर में 22 दिसंबर को प्रस्तावित है और अब 2 की बजाय 1 प्रश्न पत्र की प्रारंभिक परीक्षा होगी। वहीं केंद्र निर्धारण के नियम सख्त होने के कारण आयोग को कम से कम 3 सत्रों यानी कि 1.5 दिन में ये परीक्षा पूरी करानी होगी। और लिखा है कि ऐसे में आरओ प्रारंभिक परीक्षा की तिथि में भी आयोग को परिवर्तन करना पड़ सकता है। लो, 1.5 दिन का मतलब है 22 और 23। तो यही चीजें चल रही हैं लोक सेवा आयोग में। एक अगली जो सूचना है वो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी कट ऑफ को लेकर के है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया है मुझको, जब ये सूचना मैंने चैनल के माध्यम से बताई थी कि यूपी ट्रिपल एससी ने स्टेनो की कट ऑफ घोषित की पीईटी 2022 की। कुछ विद्यार्थियों ने मुझे फोन भी किया है और वो समझने का प्रयास कर रहे हैं कि सर ये इसका कोई नियम क्या है। यहाँ पर नोटिफिकेशन में तो लिखा रहता है कि 15 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, लेकिन किसी में 33 गुना, किसी में 44 गुना, जैसे जूनियर असिस्टेंट में 44 गुना विद्यार्थियों को बुलाया था और इसमें लगभग 33 गुना विद्यार्थियों को बुलाया गया है। और बताया जा रहा है कि ये स्टेनो की भर्ती में लगभग 25,000 के आसपास ही विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यूपी ट्रिपल एससी स्पष्ट बता नहीं रहा है। और विद्यार्थियों को जो सबसे बड़ा तर्क ये है वो ये कि आखिरकार यूपी ट्रिपल एससी का जो भी कट ऑफ जारी हो रहा है पीटी का प्रारंभिक परीक्षा का मुख्य परीक्षा के लिए, उसमें जनरल का कट ऑफ आप देखेंगे 59.98 और ईडब्ल्यूएस का 59.98 और ओबीसी का भी 59.98 आखिरकार। और ऐसी बहुत सारी जो भर्तियां हैं आने वाली किसी किसी भर्ती में, जैसे ओबीसी का जो भी एससी का एसटी का कभी कभी पद कम रहता है। मान लीजिए कि 2 पद है, 3 पद है, तो ओबीसी के विद्यार्थी को ओबीसी में ही रखा जाता है। इस प्रकार से तो ये कट ऑफ बहुत ज्यादा चली जाएगी। कुल मिलाकर के विद्यार्थियों का कहने का तात्पर्य ये कि जिस तरीके से राजस्थान वगैरह में जैसे सीईटी होता है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसमें एक मिनिमम कट ऑफ होता है, उसी प्रकार से पीटी में भी एक मिनिमम कट ऑफ रखा जाए और उससे ऊपर के जो विद्यार्थी हैं सभी विद्यार्थियों को सभी भी परीक्षाओं में बैठने का मौका दिया जाए। एलिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब विद्यार्थियों का कहना यह है कि जिस प्रकार से टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सी टेट है, सीईटी है, उसी प्रकार से पीईटी है। तो इसमें ना तो आरक्षण प्रावधान लगाया जाए, और यानी कि आरक्षण के प्रावधान का मतलब है कि इसको भर्ती प्रक्रिया का अंग ना माना जाए और अलग से इसमें छूट दिया जाए और एक निश्चित कट ऑफ इसमें बनाई जाए। तो ये विद्यार्थियों की मांग है। आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। विद्यार्थियों को ये भी कहना है कि जब प्रारंभिक परीक्षा में ही बाहर कर देंगे, पीईटी में ही बाहर कर देंगे, तो उसके बाद में हो सकता है कि जो स्टेनो की जो परीक्षा होगी, अभी आगे टाइपिंग टेस्ट भी होना है, यानी परीक्षा भी होनी, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी छांट दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को मौका देना चाहिए। स्टेनो के बारे में विद्यार्थी अनुमान लगा रहे थे कि इसका जो कट ऑफ वो काफी कम जाएगा, लेकिन कट ऑफ काफी ज्यादा चला गया है, जबकि इसके जो आवेदक हैं वो कम होते हैं। फिलहाल पीटी कट ऑफ में तो काफी विवाद है, ये किसी की समझ से भी परे है, निश्चित नियमावली पर काम नहीं करता है। बताया जा रहा है कि ओबीसी के विद्यार्थी को ओबीसी के 15 गुना और जनरल के विद्यार्थियों को जनरल का 15 गुना और एससी के विद्यार्थियों को एससी का 15 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाता है। और उसके बाद में ओबीसी और एससी के विद्यार्थियों की जो मेरिट है, ओबीसी के खासतौर से और ईडब्ल्यूएस मेरिट को उतना बढ़ाया जाता है कि जनरल के बराबर चली जाए। तो ये कोई निश्चित नियम नहीं हुआ। चलिए अगली जो सूचना है वो है सरकारी बैंकों में भी शुरू हुई अग्निवीर जैसी भर्तियां अप्रेंटिस के नाम पर। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भी अस्थायी बहाली का सिलसिला शुरू हो चुका है। अग्निवीर जैसी इन बहालियों में 5 से लेकर के 15,000 रुपए में मानदेय कर्मचारी रखे जा रहे हैं। इस नई व्यवस्था के तहत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक ने भर्ती शुरू भी कर दी है। अप्रेंटिसशिप योजना के तहत होने वाली इन अस्थायी भर्तियों के लिए कैनरा ने 3,000 रिक्तियों की घोषणा की है, जिसमें यूपी के लिए 325 पद शामिल हैं। इसी तरीके से यूनियन बैंक ने 500 और इंडियन ओवरसीज बैंक ने 78 पदों पर आवेदन मांगे हैं, जिसमें यूपी के लिए क्रमशः 61 और 8 पद हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पहली बार 21 से 25 की आयु वाले युवा ट्रेनी कर्मचारी के रूप में बड़ी संख्या में देखे जा रहे हैं। इनकी नियुक्ति बैंकों में 1 साल चलने वाले अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के तहत होगी और अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के तहत होने जा रही भर्तियों से आने वाले ये ट्रेनी कर्मचारी बैंकों की वर्कफोर्स में आई कमी को पूरा करेंगे।
लिखा है यहाँ पर कि बहुत सारे काम करेंगे या इनको दूर दराज इलाकों में रखा जाएगा, ये सब बातें रखेंगे। तो धीरे धीरे सरकार को यही करना है और सभी विभागों में कर्मचारियों की धीरे धीरे कमी हो रही है। यहाँ पर लिखा भी है कि सरकारी बैंकों में कर्मचारी घट गए हैं। लिखा है कि वित्तीय वर्ष 2014 में सरकारी बैंकों में 8,42,813 कर्मचारी थे और अब हो रह गए हैं केवल 7,64,000। और जो प्राइवेट बैंक है 14 में, उनमें 3,03,000 कर्मचारी थे, तो अब हो गए हैं 7,96,809। तो निजी क्षेत्र में जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या बढ़ रही है और सरकारी क्षेत्र में कर्मचारियों की संख्या घट रही है। एक बात बताऊं, ये जो सरकारी कर्मचारी हैं बैंक ना, ये उतनी अच्छी तरीके से काम भी नहीं करते हैं। सरकार को भी लगता है सरकारी कर्मचारियों की जो तनख्वाह है वो ज्यादा मोटी हो गई है, जिससे ये चल फिर नहीं पाते, उठ नहीं पाते, ढंग से काम नहीं कर पाते, इनका सर्वर खराब हो जाता है कहीं कुछ। चलिए छोड़िए। अगली जो सूचना है, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने पर मंथन। परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षा मित्रों, रसोइयों और अनुदेशकों की समस्याओं के समाधान के लिए शासन गंभीर हो गया है। महिला शिक्षा मित्रों को शादी के बाद अपने ससुराल वाले जिले में तैनाती देने पर निर्णय लिया जा सकता है। बीएससी शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने इसके लिए 8 अक्टूबर को बैठक तय की है। बताया जा रहा है इसमें शिक्षा मित्रों की तथ्य को लेकर के कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं और हो सकता है इनका मानदेय बढ़ाने पर भी निर्णय लिया जाए। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।